पॉलिटिकल पार्टीज को एक चांस देने के लिए आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है कि चलो लेट्स गिव देम अ ट्राई, एक इनको मौका देते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है वो अब जनता का अटूट कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करती, वो एंजॉय नहीं करती। इसीलिए इन लोगों को हम कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझिए, ये ज़मीनी हकीकत को समझिए। अगर आप ये समझेंगे कि आपके अकेले से आप जीत जाएंगे, वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपको दिखाई देता है जो सभी को एक साथ लेके चलने के लिए तैयार दिखाई दे? यंग लीडरशिप में हो, ओल्ड लीडरशिप में हो, आप किसको देखते हैं? देखिए, मैं बड़ा ही आपको अच्छा वाक़या सुनाता हूँ। हम जब निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में बीए पढ़ते थे, मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लोग हमारे दोस्त कंफर्म करेंगे। वहाँ निज़ाम कॉलेज कैंटीन में हम बैठते थे, दिन भर चाय पीते थे, गुलाब जामुन खाते थे, और जब पैसे ज़्यादा बढ़ जाते तो अदा करना पड़ता। तो एक बार हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के राव साहब बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको पकड़ लिया सबको आगे, बोले चलो क्लास चलो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर उन्होंने कहा कि भारत की जमहूरियत क्या होती है। मुझसे पूछा कि वो तुम बोलो। वो बड़े तेज़ आदमी थे, बोले सर हम सीखने आए। बड़े खुश हुए, बोले हाँ देखो सीखने आए। बोले भारत की जमहूरियत एक स्वयंवरा की तरह है। तो कभी कभी जाके किसी गले में हार पड़ जाता, तो इंतजार करिए अब आप। क्या आपको ऐसा लगता है कभी आपके गले में हार ना पड़ेगी? ना, देखिए मेरे से 2024 ना 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 ना, देखिए मुझे अपनी हद मालूम। मेरी लड़ाई पावर में आने की नहीं, मेरी लड़ाई पावर एम्पावर करने की नहीं, लड़ाई। लेकिन अभी तो आपने काशीराम जी का जो प्रिंसिपल दिया उससे इरादे बिल्कुल, आपके अलग लग रहे हैं। देखिए काशीराम एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर है। पॉलिटिक्स में जिस आदमी ने जमीन से हजारों किलोमीटर चल चल कर मेहनत की, इस पार्टी को एस्टैब्लिश किया, उसका तो कोई मिसाल मैं ही अपने सवाल को रिफ्रेश करता हूँ। हाँ। ओवैसी साहब, काशीराम जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, 3 प्रिंसिपल आपने नाम लिया, पहला हराने के लिए, पहला हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। उन 3 जो प्रिंसिपल्स का आपने जिक्र किया, उनमें से आप किस स्टेज में है 2024 की अगर मैं बात करूं? नहीं, 2024 में हम तो जीतने के स्टेज में हैं। क्यों नहीं जीतेंगे, बराबर जीतेंगे। क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ना ना ना, ये सब देखिए, ये सब मुझे देखिए, मेरा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मेरा ख्वाब अपने लिए पावर हासिल करना नहीं है। मेरा ख्वाब, मेरी कोशिश यही है कि एम्पावर किया जाए, लोगों को लीडर्स बनाए जाए, ज़मीन से लीडर उठाकर बनाए जाए। हर एक को तो मौका अल्लाह नहीं देता ना। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब होगा नाकामी होगा तो अलग बात है, मगर कोशिश करना तो मेरे हाथ में। मगर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ना मेरा कभी ज़िंदगी में कभी मेरा ऑब्जेक्टिव था, ना कभी रहेगा कि मैं खुद के लिए कुछ हासिल करूँ। बहुत कुछ दिया अल्लाह ने मुझे। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ बैठूंगा आपके सामने, पार्लियामेंट के सामने बैठकर आप मेरा इंटरव्यू करेंगे। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अच्छा, अब मैं आपसे, अब पहुंचने की बात चल रही है, एक अरमान है, एक शरद पवार जी दिखाई दे रहा है कि थर्ड फ्रंट बनाने का अरमान रखते हैं किसी की पहुंच को कम करने के लिए। आप उस पर क्या टिप्पणी देंगे? अरे सर, हमको तो इनको तो हमारे परछाइयों से खौफ है ना। कैसे, ये कैसे कह सकते हैं? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम अगर कोई अनटचेबल पॉलिटिशियन है तो हम माशाल्लाह से वो टॉप 10 में हमारा नंबर शायद तीसरा चौथा आ जाए। नहीं, बट इसके क्या नहीं, अब ये वही जानते हैं, मगर इनको लगता है कि मंजलिस को या ओवैसी को लेने से इनको बड़ी एलर्जी होती है। तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे उससे कोई तकलीफ ना, मेरे को शिकायत है। एक सर डायरेक्ट सवाल है मेरा ओवैसी सर आपसे, ये है कि कोई ऐसा अलायंस बनता है जो बीजेपी को हटाने के लिए बने आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्या आप उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं अगर वो आपको आमंत्रित सर, करते ये हैं? सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि आपने कम्युनल बात कर दी। अगर कोई कम्युनिटी कंसिस्टेंटली बीजेपी को अपोज कर रही है जनसंघ के ज़माने से, और कोई कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इस अपोजिशन की वजह से, चाहे वो राइट्स में हो या स्ट्रक्चरल जो एम्पावरमेंट डिसएम्पावरमेंट करने के लिए काम किया गया, तो यही कम्युनिटी का हुआ है, दलित और मुसलमान का, आदिवासियों का। तो अब ये तो इन तमाम लोगों को सोचना चाहिए ना। मुझसे सवाल करने से जवाब क्या हासिल देखिए होगा? ओवैसी जी, मेरे मन में एक बड़ा नेचुरल सा सवाल आ रहा है। आपने इतनी बार दलित का जिक्र किया, इतनी बार काशीराम जी का जिक्र किया,
मैं हर बार करता हूं अम्बेडकर का, ठीक है। बाबा साहेब का, कांशीराम का, ये तो मैं हालांकि नहीं, मेरा आप मेरा और आपका ये आप- तीसरा इंटरेक्शन है, नहीं, लेकिन हमारा आप- पहली नहीं, बार नहीं, इतनी बार आप बात। मेरे स्पीचेस सुने, मेरे इंटरव्यूज देखे, ये मैं यूपी के इलेक्शन को सामने रखकर नहीं कह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूँ ये नहीं, मैं ऑनेस्टली मेरा मानना ये है। नहीं, मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। अलायंस होता नहीं मैं होता ये अलग पूछ बात रहा है। हूँ कि क्या आप बीएसपी की तरफ देख रहे हैं? देखिए, कांशीराम को आप सिर्फ बीएसपी से क्यों जोड़ना चाहते? यकीनन उन्हीं की वजह से बीएसपी को उन्होंने फाउंड किया, बीएसपी के लिए मेहनत की, मगर एक पॉलिटिकल आइकॉन है कांशीराम, और हम जैसे छोटे पॉलिटिशियन के लिए कि कैसे उन्होंने मेहनत की उस जमाने में, ना जब सेल फोन था, ना कोई इंटरनेट था, कैसे लोगों को जोड़ा, कैसे लोगों को खरीद किया, ये गैर मामूली कुर्बानी है उनकी वो। राम मंदिर पर आपकी क्या राय? आप जाएंगे अगर बन गया तो? भाई, मेरी मस्जिद वहाँ पर थी, आपने उसको तोड़ दिया 6 दिसंबर को। जहाँ पर 400 साल मेरी मस्जिद थी, आपने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो एग्रीगेस एक्ट था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। हम क्या कह सकते हैं? अगर मस्जिद नहीं तोड़ी जाती, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था बताइए, क्या आता था मुझे बताइए। अगर मस्जिद नहीं टूटी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या आता था? उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। नहीं किया है ना। ये तो मेरे लिए फेट अकम्पली हो गया। और मस्जिद को बचाने की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार को दी थी, उन्होंने रिक कर दिया था। आप सोचिए कि ये तो हमारे लिए ऐसा जख्म है जो हम लोग जिंदगी भर, बल्कि हमारी नस्लों में भी जख्म रहेगा ये, कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बचाया जाएगा और आपने तोड़ दिया, और जिन्होंने तोड़ा वही सत्ता में आ गए, वही बना रहे हैं, उनको ही दे दिया आपने बनाने के लिए। तो ये तो हमारे सेकुलरिज्म से, हमारे रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को तो उजागर नहीं करता। टॉप 3 इश्यूज में क्या ये इशू होगा आपका? देखिए, कोई टॉप 3 इशू नहीं होता पॉलिटिशियन के लिए। पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ा इशू होता है कि प्रेजेंट रूलिंग पार्टी के मिस गवर्नेंस को, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को जनता के सामने रखा जाए और जनता से कहा जाए कि देखिए ये विकल्प है। ये आपने उनको मौका दिया था 5 साल, उनके करीब 300 एमएलए आपने कामयाब किए थे, अब आपके सामने ये विकल्प है। क्या आप वही चाहेंगे कि किसानों से इंसाफ ना मिले? अभी भी किसान वेस्टर्न यूपी में खड़ा है प्रोटेस्ट करते हुए। क्या कर रही है सरकार? ये आए दिन यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। कोविड में कंप्लीट मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, ये सब मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा आपने रेज किया, लेकिन जो किसानों ने लाल किले पर किया, क्या आप उस पर क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं क्या गलत हुआ? वो जिसने किसी में किया उनको पकड़ा गया है, उन पर केस चल रहा है, मगर क्या ये सरकार किसानों से बात क्यों नहीं करती? उनका क्या मुद्दा था? देश के प्रधानमंत्री इसको अपना एक ईगो का इशू क्यों बना चुके हैं किसानों के मसले को? और आपने जो लॉ पास किया वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। वो क्यों बनाया कानून आपने? आपको बनाने की क्या जरूरत है बताइए? आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। हम तो बार बार कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम आपने किया है। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था उसमें। देश के प्रधानमंत्री ना किसान के गरीब का दर्द समझ सके हैं, ना देश के प्रधानमंत्री कोविड में 4 लाख लोग जो मरे हैं उनका देश का दर्द समझ पाए हैं। वो समझ रहे हैं कि सब नॉर्मल हो चुका है, नहीं नॉर्मल हुआ है। कैसे बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री को कंग्रेचुलेट किया जाए, कोविड उन्होंने वैक्सीन दिया है। वो जो 1500 डॉक्टर मर चुके हैं उनका क्या होगा? वो जो 1200 टीचर्स मरे यूपी में उनका क्या होगा? कहां नॉर्मल हुआ है? कैसे किसी को मुबारकबाद दे सकते हैं? तो आपकी नाकामी है। इससे अलग हट के एक सवाल जो कि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा है और आप भी अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, ट्विटर को लेकर जो वाद विवाद चल रहा है, उसमें जो आपने कहा है वो क्यों ऐसा लगता है कि वो ट्विटर का फेवर कर रहा है? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है। आप बताइए, अगर मैं गलत हूं मुझे गलत इसलिए प्लीज है, करेक्ट मी। गलत इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है और भारत की सरकार उन फंडामेंटल राइट्स को कभी छीन नहीं सकती, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पीछे पार्लियामेंट है, राज्यसभा में जब कपिल सिब्बल ने इसी तरह के रूल्स, माने थोड़े नरम और उससे कम थे, तो लेट अरुण जेटली ने खड़े होकर उसका अपोज किया था और आज आप वो कर रहे हैं। तीसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको रूल्स की जरूरत है, भाई आप रूल्स कैसे बना रहे हैं? पेरेंट एक्ट के खिलाफ तो रूल्स नहीं बना सकते ना। आप एक्ट को सामने रखकर ही आपको रूल्स आप रूल्स बना रहे हैं एक्ट के खिलाफ। और अगर आपको करना ही था तो पार्लियामेंट बिल लेकर आते, आप एक्ट को अमेंड करते। मैं आपसे एक चीज समझ नहीं, आखिरी बात देखिए, आपने बहुत आखिरी बात। हाँ,
अगर सरकार ये कह रही है कि हमको कंट्रोल करना है फेक न्यूज का, तो वो जब टूल किट का केस हुआ तो आपने दिल्ली पुलिस को भिजा दिया ट्विटर के पास, क्यों भिजाया आपने? जबकि ट्विटर ने कहा कि बीजेपी का ट्वीट मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, तो आपने दिल्ली पुलिस को भिजा दिया। यही हम कह रहे हैं। कुछ चेन ऑफ क्वेश्चन है। सरकार ये चाह रही है कि रूल्स के नाम पर सेंसरशिप किया जाए। और सबसे अहम बात मैं आपको आपके प्रोग्राम देखने वालों को कह रहा हूं कि ट्विटर पर जो कोई जाता है, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सरकार ये कह रही है कि तुम सस्पेक्ट हो हमारी नजर में। बुजुर्ग हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, उनकी दाढ़ी काटने की बात हुई, उनके ऊपर हंगामा किया गया, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी उस पर। आपको लगता है वो अफवाह फैलाना सही था बगैर उसके फैक्ट्स जाने? एक बात सुनिए, ये बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, बाद में कहा गया कि नहीं वो तावीज़ बेचते थे। उनके बेटे का ऑफिशियल वर्जन है कि हमारा आबाई पेशा बढ़ई का है, कारपेंट्री का है। उसमें एक आदिल नामी लड़के को पकड़ा गया, उसका भाई कह रहा है कि वो तो बचाने गया था इनको। तीसरी अहम बात, आपने 5 लोगों पर, मुसलमानों पर, सिर्फ 5 मुसलमानों केस बुक किए, जिसमें 2 जर्नलिस्ट हैं। भाई देश के दिल्ली के 3 बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, नहीं उसमें तो नहीं सुनिए, कुछ हिंदुओं को भी पकड़ा है। सुनिए, नहीं, ये जो जिन पर केस बुक हुआ फॉल्स न्यूज का, देश अच्छा, के false news, हाँ। 3 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, एक इंग्लिश न्यूज चैनल, एक डिजिटल प्रिंट चैनल, इन तमाम ने वही न्यूज छापी। आप उन पर केस नहीं बुक करते फॉल्स फेक न्यूज का? आप राना अयूब पर केस बुक कर रहे थे, सबा नकवी पर केस बुक कर रहे थे। ये क्या? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो उसको भी एक अलग लेंस से देख रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इन्होंने फेक न्यूज किया है, जो वो तो जर्नलिस्ट हैं भाई। अगर आप कोई न्यूज कैरी करते हैं, आप तो न्यूज कैरी करेंगे ना, ये वाकया हुआ, आप दोनों साइड की स्टोरी देते हैं। मगर सरकार ये कर रही है कि सिर्फ उन पर केस बुक कर जो मुसलमान हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं आप? ठीक है, अब मेरे लास्ट के अच्छा, आप सवाल ये है कि आसिफ को मारा गया हरियाणा में, महापंचायत होती है, और जो शख्स उठकर कहता है कि हम मुसलमानों को मारेंगे, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन जाता है हरियाणा का। आप उस पर केस नहीं बुक करते। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब आपका व्यू पॉइंट हर कोई सुनना चाहता है कुछ मेजर इश्यूज पर, खासकर पाकिस्तान के ऊपर। महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि अगर आप तालिबान से बात कर सकते हैं तो आप पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकते हैं? गुपकर कमेटी की बैठक के बाद उनका ये, क्या आपको लगता है ऐसी कंडीशन है कि हम पाकिस्तान से बात करें? देखिए, जहां तक सवाल गुपकार का है, क्या क्या नहीं कहा था देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने? कहा था ना, ये पाकिस्तान से ऑर्डर लेते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। क्यों कहा था? जब उनको आपने इस तरह से उनको इनके ताल्लुक से तरह की बातें की, आप उनको ही बुलाकर बात कर रहे हैं। कौन बुला रहा है? देश का प्रधानमंत्री बुला रहा है। लेकिन अगर नहीं बुलाते तो आप बोलते हैं कि ना, सुनिए, सबको पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आप बुला रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं। गुपकार के लोग हैं ना वो। अब पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं। अमेरिका में यूएई के जो एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि हमने इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत बैक चैनल से करवाई और इसीलिए वहाँ पर बॉर्डर पर वहाँ पर सीज फायर हो गया। हमने भी उसको एक्सेप्ट किया। यूएई का एम्बेसडर कहता है, अमेरिका का ऑन रिकॉर्ड कहता है कि हमने बातचीत करवाई इंडिया पाकिस्तान की। क्या हो रहा है बताइए फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से डबल स्टैंडर्ड्स है? आप ही तो कर रहे हैं ना बातचीत, मैं नहीं कर रहा हूं ना। सत्ता में तो आप हैं। हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बातचीत? अरे आप पूछ लीजिए मोदी जी से, 6.5 साल में उन्होंने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताइए आप। ये सवाल आपका बिल्कुल बुनियादी, और देश जानना चाहता है कि आपकी पाकिस्तान पर क्या पॉलिसी है, आपकी चाइना पर क्या पॉलिसी है। आप बताइए, 1 साल हो गया हमारे बहादुर सिपाहियों को मरकर, क्या हमने वो उन चीजों को, उन जमीन को हासिल किया जहां पर हमारी फौज जाती थी? गोगरा में, डेप्सांग में, कहां हम जा ही नहीं पा रहे? गोगरा, डेप्सांग में, डेमचौक में क्या पॉलिसी है इनकी, बताइए। चीन के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते आप? अरे कुछ पॉलिसी नहीं है क्या? हम अप्रैल 2020 से पहले हम जो टेरिटरी में इंडिया की सिपाही जाती, हम जा सकते? नहीं जा सकते। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास स्ट्रेटेजी है? नहीं बता सकते। और एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि इस हरकत से, गलत फैसलों की वजह से हम कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर हम कुछ करने जाएंगे तो चीन का देखना पड़ेगा हमको। आपने सरहद की हिफाजत के लिए अमेरिका से ड्रोन लेते हैं, हमारे पास ही नहीं है। ये तो हालात हैं इस सरकार के अंदर। ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रश्नकाल में बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। शुक्रिया आपका।
इधर प्रश्नकाल में यूपी चुनाव, कोरोना समेत कई मुद्दों पर ओवैसी बोले हैं। यूपी में एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन संभव है। बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार किया गया है। कांग्रेस का गठबंधन का कोई सवाल नहीं होता और कोरोना से मौत यूपी चुनाव में एक अहम मुद्दा है। ये तमाम बड़ी बातें असद